Hello everyone. In this video we'll be discussing on the third clinical anatomy video. So आज इस वीडियो में हमने टॉपिक लिया है अब्स दुशेन पाल्सी. इसका नाम अब्स पाल्सी भी होता है या फिर अब्स दुशेन पाल्सी भी कहते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ ये होता क्यों है, तो अब्स का मतलब क्या है एक्चुअली, ये नाम क्यों पड़ा. तो अब्स एक्चुअली पॉइंट होता है आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में. तो ये एक्चुअली न्यूरल पैथोलॉजी है. तो अब्स पॉइंट जो होता है आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में एक्चुअली अपर ट्रंक में होता है. ठीक है, तो पहले अंदर इसकी पैथोलॉजी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स में जाने से पहले हम थोड़ी एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं कि अब्स पॉइंट होता क्या है. ठीक है, तो ये डायग्राम देख पा रहे होगे. तो जैसा कि पता है ब्रेकियल प्लेक्सस कौन कौन से सर्वाइकल रूट से निकलता है, C5 से लेकर T1 तक. ठीक है, तो उसमें रूट्स होती हैं सबसे पहले, फिर ट्रंक्स आता है और फिर डिविजन्स होती हैं, फिर कॉर्ड्स होता है, देन ब्रांचेस आती हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली अपर ट्रंक में होता है. जो अब्स पॉइंट प्रेजेंट होता है ये आपका अपर ट्रंक में होता है. ठीक है, तो अपर C5 और C6 से अपर ट्रंक की फॉर्मेशन होती है, C5 C6 रूट से. ठीक है, तो ये जो कंप्रेशन या फिर इस कंप्रेशन अपर ट्रंक के कंप्रेशन के कारण जो पाल्सी प्रेजेंट होती है उसी को हम अब्स पाल्सी कहते हैं. ठीक है, तो इस अब्स पॉइंट पे कौन कौन सी नर्व्स एक्चुअली निकलती हैं और अपर ट्रंक से कौन कौन सी डिविजन्स निकलती हैं, उसके कारण से जो मसल्स को जो नर्व स्पेसिफिक इंटीरियर डिवीजन से निकल रही हैं जो सप्लाई करती हैं उनके मूवमेंट्स को या उनकी सेंसेशंस पे इफेक्ट आता है. तो उसी को हम अब्स पाल्सी कहते हैं. ठीक है, तो पहली जो ये ब्रांच निकलती है इधर से जो सुप्रास्कैपुलर नर्व निकलती है. ठीक है, डायरेक्ट ब्रांच जो ट्रंक से निकलती है, और एक सब क्लेवियस के लिए निकलती है, नर्व टू सब क्लेवियस. ठीक है, और ये अपर ट्रंक है इतना रीजन. ठीक है, इतना रीजन आपका अपर ट्रंक है, और फर्दर अपर ट्रंक डिविजन्स में जाता है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में. ठीक है, तो ये जो एक सेंटर है इसी को हम अब्स पॉइंट कहते हैं. ठीक है, इसी को हम अब्स पॉइंट कहते हैं एनाटमी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम ब्रैकियल प्लेक्सस भी देख लेते हैं एक बार, उसकी भी इमेज एक बार हम रिलेट कर लेते हैं. तो ये डायग्राम आप देख पा रहे होगे. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपकी रूट्स हैं सारी, ठीक है, ये आपका ट्रंक है. ठीक, ये वाला ट्रंक है ये. ठीक, तो ये अपर ट्रंक है आपका. तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि नर्व टू सब क्लेवियस जा रही है. ठीक है, ये डिविजन्स हैं, और ये सुप्रास्कैपुलर नर्व है जैसा कि बताया, सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू सब क्लेवियस ये वाली, और फर्दर ये डिविजन्स है इंटीरियर एंड दिस इज इन पोस्टीरियर डिवीजन. ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये इतना पूरा एरिया अगर किसी कारण से कंप्रेस हो जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस इस रीजन में, तो उसी की पैथोलॉजी या उसी पैरालिसिस को हम अब्स पाल्सी कहते हैं. ठीक है, तो ये था प्लेक्सस के अकॉर्डिंग. ठीक, ये एनाटमी हमने समझ ली. अब हम बात करते हैं कि ये होती क्यों है. सबसे बेसिकली हम ये नियोनेटल ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी इसको कहते हैं, बिकॉज ये नियोनेट से इन्फेंट्स में हमको मिलती है जस्ट आफ्टर द बर्थ, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन. जब बेबी की जब पार्चुरेशन होती है, जब हेड निकालते हैं, उसके बाद शोल्डर आता है, तो वो शोल्डर कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाता है इम्प्रॉपर पार्चुरेशन के कारण, या फिर कुछ पैथोलॉजीज मैल प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे शोल्डर डिस्टोशिया हो जाता है, मैक्रोसोमिया होता है, बहुत बड़ा हेड होता है उसका, क्या कहते हैं इन्फेंट का. तो उसके कारण से हो सकता है कि आपका ब्रैकियल प्लेक्सस कंप्रेस हो जाए, ये स्पेसिफिक अब्स पॉइंट कंप्रेस हो जाए. ठीक है, तो इसी को हम अब्स पाल्सी कहते हैं या फिर ब्रैकियल प्लेक्सस पाल्सी कहते हैं. ठीक है, तो इंजरी टू द अब्स पॉइंट लीड्स टू द अब्स पाल्सी जैसा कि मैंने बताया. और बाकी जो ये कंडीशन होती है इनमें क्या होगा, क्योंकि आर्म को ये पूरी नर्व जो सप्लाई करेगी आपको राइट एंड लेफ्ट आर्म जैसा कि पता है, तो उसके कारण से आर्म में वीकनेस आ सकती है और लॉस ऑफ मोशन आ सकता है. ठीक, और ये न्यू बॉर्न में भी हो सकती है और लेटर ऑन एडल्ट्स में भी पॉसिबल है. ठीक है, तो अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं. तो कॉजेज़ में बर्थ इंजरी, जैसा कि मैंने बताया, बर्थ के दौरान कोई इंजरी हो गई तो उसके कारण से हो सकता है. अगर कोई एडल्ट शोल्डर पे गिर गया, शोल्डर ऊपर से कोई चीज़ शोल्डर पे गिर गई, तो उस कारण से भी, ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब्स पाल्सी हो जाए. और एनेस्थीसिया दिया उस दौरान भी चांसेस होते हैं. ठीक है, बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, मैक्रोसोमिया और मैल प्रेजेंटेशंस. सो मैल प्रेजेंटेशन एक्चुअली डिलीवरी के वक्त होती है, जैसे सेफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशंस होती हैं. तो ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है वो एक टाइप की आपकी वो है, मैल प्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो शोल्डर डिस्टोशिया ये देख पा रहे होगे. तो ये जब बेबी जब बाहर आता है इसमें से, तो हेड के बाद शोल्डर जब आना होता है हम रोटेट करते हैं. ठीक है, शोल्डर को, ताकि शोल्डर आ सके. तो किसी कारण से अगर हेड बहुत बड़ा है, मैक्रोसोमिया, ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, यहाँ पे ये कंप्रेशन हो गई. ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से जब ये बेबी बाहर आता है, सेकंड स्टेप जो होता है आपका सेफेलोपेल्विक प्रेजेंटेशन में, ये ऑब्स्टेट्रिक्स में आप पढ़ोगे. ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स का पार्ट है. शोल्डर डिस्टोशिया एक पैथोलॉजी होती है. ठीक है, इन्फेंट्स में, तो उसके कारण से कंप्रेशन हो सकता है इस पॉइंट का. क्लियर इतना. ठीक है, तो अब नर्व्स जैसा कि सप्लाई करेंगी डिफरेंट मसल्स को,
तो उसके कारण से कौन कौन सी मसल्स अफेक्ट होंगी, बाइसेप्स ब्रेकियाई होगी, डेल्टोइड होगी, आपकी ब्रैकियालिस होगी, ब्रैकियोरेडियालिस होगी, सुपिनेटर होगी, इंफ्रा एंड सुप्रास्पाइनेटस। ये 3 मसल पार्शली होती है और कभी कभार आपकी सेरेटस एंटीरियर भी पॉसिबल होती है कि वो उस पर भी, उसकी मूवमेंट्स में भी अफेक्ट आए। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इमेजेस हम थोड़ी देख लेते हैं कि अब्स पाल्सी का पेशेंट कैसे आपके पास आएगा। तो अब मसल्स के अगर फंक्शंस पता होंगे तो आप लगा सकते हो कि अगर ब्रैकियालिस या ब्रैकियोरेडियालिस और आपकी डेल्टोइड काम नहीं कर रही है तो क्या क्या मूवमेंट्स में एबनॉर्मलिटीज़ या फिर डिसेबिलिटीज़ आ सकती है। तो पहले तो ये देखोगे आर्म्स जो होंगे वो मीडियली रोटेट हो जाएंगे इन्फेंट के, ठीक है। एल्बो पूरी एक्सटेंड हो जाएगी, आप फ्लेक्स नहीं कर पाएगा बेबी। फोर आर्म प्रोनेशन में चली जाएगी, मतलब सुपिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। रिस्ट पूरी फ्लेक्स हो जाएगी, एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे रिस्ट का। तो मीडियल रोटेशन हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा, एबडक्शन नहीं एडक्शन हो जाएगा अंदर की तरफ। उसके बाद मीडियली रोटेट हो जाएगा हैंड, ठीक। ये वाला पोजीशन देख पा रहे होगे, इसमें इमेज में ही देख लो, ये अंदर की तरफ मीडियली रोटेट हुआ, ठीक है। उसके बाद एल्बो पूरी एक्सटेंड हो गई, फोर आर्म प्रोनेशन में आ गया, ये वाली पोजीशन, हाथ ऐसे। उसके बाद ये रिस्ट ऐसे पूरी फ्लेक्स हो गई यूँ। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन होगा इन्फेंट का अब्स पाल्सी या अब डशन पाल्सी में, ठीक है। तो ये एक इमेज दे सकते हो। इसको क्या कहते हैं, इसको वेटर टिप हैंड कहते हैं या पुलिस मैन टिप हैंड कहते हैं। बिकॉज जब टिप लेता है कोई भी आदमी या फिर वेटर्स तो इसी फॉर्म में लेता है, इसीलिए इसका नाम, इसको हम पुलिस मैन टिप हैंड से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो वो मैंने बता दिया, हैंग्स बाई साइड, एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड, ठीक है। फोर आर्म पूरी एक्सटेंड हो जाएगी, प्रोनेशन हो जाएगी। तो क्या क्या डिसेबिलिटीज़ हुई, एबडक्शन नहीं पॉसिबल होगा, लैटरल रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, फ्लेक्शन नहीं होगी फोर आर्म की, और सुपिनेशन नहीं होगी फोर आर्म की, ठीक है। और सेंसेशंस किधर की जाएंगी, लैटरल पार्ट ऑफ द फोर आर्म की जाएंगी, क्योंकि ब्रैकियोरेडियालिस जो होगी वो लैटरल साइड होती है, तो जिसके कारण से आपकी उस साइड की फोर आर्म की सेंसेशंस लॉस हो सकती हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया पुलिस मैन टिप हैंड होता है इसमें, तो वो आपको देखने को मिलेगा। वेटर्स टिप हैंड भी इसी को कहते हैं, जो इमेज मैंने दिखाई थी, ठीक है। और एक इमेज और है, आप ये भी रिलेट कर सकते हो। तो ब्रैकियल प्लेक्सस यहाँ डैमेज हो गया मान लो, तो डिसेबल्ड आर्म ऐसे रिप्रेजेंट करेगा एब्स पाल्सी में बच्चा, ठीक है। ये था ब्रैकियल प्लेक्सस। तो बेसिकली ये ब्रैकियल प्लेक्सस की पैथोलॉजी है, ठीक है। किस रीजन में कौन सी चीज़ होती है नर्व, क्लियर इतना, ठीक है ना। तो ये थी अब्स डशन पाल्सी। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।